इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा? कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भाइयों को, सभी श्रोताओं को और मैडम आपको नमस्कार। और जैसा कि हमारे सभी श्रोता, हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कि आज का कार्यक्रम है सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें विषय है रबी फसलों की तैयारी और उनकी उन्नत किस्में। और हमारे जो श्रोता हैं, हमारे किसान भाई हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मेघा तिवारी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा रबी फसलों का मौसम आ गया है और ये हमारे जो हमने बुज़ुर्ग हैं या हमारे जो विशेषज्ञ हैं, आप जैसे उन्होंने ये कहा है कि रबी फसल का जो आधा मुनाफा है वो उस समय तय हो जाता है जब हम उसकी तैयारी कर लें। तो जो अभी वर्तमान समय चल रहा है और आप देख रही हैं कि मौसम ने भी अपना मिजाज शरद पूर्णिमा के बाद बदल लिया है, ठंड होने लगी है, तो क्या क्या तैयारी हमारे किसान भाई कर सकते हैं? जी, रबी के मौसम के लिए सबसे पहले हम जो फसल का चयन करते हैं कि अगर हमने बारिश के मौसम में मक्के की फसल लगाई है तो मक्के की फसल के बाद हम चने की फसल को प्राथमिकता दें। चना, सरसों, अलसी, इनको हम प्राथमिकता दें, क्योंकि अगर हम अनाज वाली फसल के बाद कोई अनाज वाली फसल लगाते हैं तो इससे हमारी जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। तो हमारे किसान भाई जो रबी के मौसम में चयन करें, तो मक्का ज़्यादातर हमारे बैतूल जिले में किसानों ने लगाया है। इसके बाद वो अगर उनके पास में सिंचाई के साधन कम है तो वो चने की फसल लें, चना, अलसी या सरसों, इसको प्राथमिकता दें। और अगर पानी का साधन उनके पास पर्याप्त है तो फिर वो गेहूं की जो हमारी कम अवधि वाली जो प्रजातियां हैं उनका चयन करें। हाँ मैडम, गेहूं की किस्में हैं, चने की किस्में, बहुत सारी किस्में, मक्के की हैं, बहुत सारी किस्में जो हैं ये होती हैं। लेकिन यदि हम अपने बैतूल ज़िले के अनुकूल बात करें, क्योंकि जलवायु बहुत कुछ निर्भर करती है हमारे उत्पादन पर, तो कौन कौन सी किस्में इसमें चयन करना चाहिए? जी, इसमें हमें जो हमारी कम लागत वाली जो हमारी जैसे चने की अगर हम बात करें तो चने में हमें RVG 202, RVG 204, ये दोनों बहुत अच्छी किस्में हैं जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है और इसमें जो बीमारियां हैं वो भी नहीं आती हैं। अलसी की बात करें तो JLS 27, JLS 67, ये बहुत अच्छी उन्नत किस्म है, इसका हम चयन करें। और गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं में पूसा, तेजस और करण वंदना, ये दोनों बहुत अच्छी किस्में हैं। और अभी हमारे यहाँ पे इन किस्मों में जो हमारी जैसे बायो फोर्टिफाइड जो हम किस्में कहते हैं, इसमें बहुत गुणवत्ता पाई गई है, इसमें जिंक और आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो किसान भाई यदि इन किस्मों का चयन करते हैं तो इनको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं। जी, अब बात आती है मैडम, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारे मैडम एक श्रोता का शायद फ़ोन है, चलिए। जी जी, हेलो हेलो हेलो, अभी शायद फ़ोन शायद कट गया है। तो मैडम हम बात कर रहे थे कि खेत की तैयारी है ना, आपने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है यदि हम ऐसे ऐसे किस्मों को चयन करें। तो इसके पहले हम हेलो तो जैसे खेत की तैयारी हमें इस समय कैसे कर लेना चाहिए, क्या क्या बातें वहाँ पे ज़रूरी जी है? जी, अभी क्या हो रहा है कि जैसे अभी मक्के की तुड़ाई चल रही है, मक्के की तुड़ाई होने के बाद में हमारे खेत खाली हो जाएंगे, सोयाबीन की कटाई हो जाएगी। उसके बाद में हमें कम से कम 10 से 15 दिन का अंतर रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो वर्षा की स्थिति हुई है उसके कारण खेत बहुत ज़्यादा नमी युक्त हो गए हैं। तो उसके लिए हमें खेत तैयार करने के लिए कम से कम कटाई के बाद में 10 से 15 दिन का समय लेके
लेकर ही फिर बोने के लिए खेत को तैयार करने की शुरुआत मतलब करना अच्छी चाहिए। बतर मिल जाए बतर हमें मिलने के जी। बाद ही, क्योंकि ये जो नमी आई है खेतों में हाँ। उसके कारण हमारे खेतों में हम अभी तैयार करने की स्थिति में एक नहीं श्रोता हैं। का फोन है मैडम। जी जी जी। हेलो। हेलो, हाँ सर। मैं मनीष कपले बोल रहा था मैम, कल्याणपुर से। जी 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 बोलिए आप मुझे क्या। पूछना था कि अभी क्या है, जैसे हमारे एरिया में बारिश थोड़ी कम हुई है, जी तो इस बार अब हमको जैसे गेहूं बोना है तो कौन सी किस्म का गेहूं बो सकते हैं जो बिल्कुल। हमारे लिए अच्छा हो? बिल्कुल, आपका प्रश्न हमारे विशेषज्ञ के पास तक पहुंच गया है, वो आपके जिज्ञासा का समाधान जी करेंगे। MP 3336 बहुत अच्छी किस्म है गेहूं की, इसका आप चयन कर सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी ज़्यादा हैं। जी जी मनीष जी, आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं, सही है? जी बिल्कुल। जी थैंक यू। तो मैडम हम बात कर रहे थे खेत की तैयारी, जैसा आपने बताई कि अच्छी बतर मिल जाए। अब जैसे हमारे इन श्रोता का भी प्रश्न था कि वहाँ पानी कम गिरा है, तो वो क्या अभी बोनी कर सकते हैं? वो आपके जो खेत है उसमें जो बतर की स्थिति आती है, अपन पहले उसको चेक कर लें और उसके बाद में वो अपने खेत की तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा जी अब खेत हमारा तैयार हो गया, इसके बाद आती है बीज की बारी आती है जी। है ना। हमको यदि लागत अपने खेत की कम करना है, भरपूर उत्पादन लेना है, तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसकी होती है कि हमने बीजों का चयन कैसा किए हैं। जी। तो कैसे बीजों का चयन करना चाहिए? बीज का चयन करते समय जैसे हम फसल ले रहे हैं तो फसल में हमें ये देखना चाहिए कि हमें अगर हम लगातार पिछले 2-3 साल से एक ही तरह का बीज उपयोग कर रहे हैं तो हमें अपनी उस खेत के लिए नया बीज का चयन करना चाहिए। हमें ब्रीडर बीज लेना चाहिए और ब्रीडर बीज को आप कम से कम 2 से 3 साल तक बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका उत्पादन भी ना घटे और आपको अच्छी फसल मिले और जिसमें रोग भी नहीं आते हैं। तो आप अगर 2-3 साल पुराना बीज ले रहे हैं तो उस बीज का उपयोग नहीं करें, आप उस फसल के लिए नए बीज का चयन करें। जैसे ब्रीडर बीज आप चयनित करें जो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है ना मैडम, शायद हमारे कोई श्रोता लाइन पर हैं। जी जी। हेलो हेलो। हाँ अब शायद वो लाइन कनेक्ट नहीं हो पाई है। हेलो। तो हाँ हाँ सर बोलिए। मैं पूछ रहा था ये जो गेहूं के अतिरिक्त बैतूल में और कौन सी फसल जो बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादित की जाती है? सर हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं, कृपया अपना नाम मैं बताइए। बैतूल से बोल रहा था, बैतूल बाजार से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नाम बताइए। भूपेंद्र पवार बोल रहा था। अच्छा भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका और आपका प्रश्न हमारी विशेषज्ञ तक पहुंच गया है और वो जरूर आपका बताएंगे उत्तर। गेहूं के अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप सरसों और अलसी का चयन करें। अलसी का चयन, काली मिट्टी में अलसी का चयन ठीक रहेगा मैडम? हल्की काली मिट्टी है अगर आपकी तो उसमें आप कर सकते हैं और चना आपका चयनित करें। गेहूं के अलावा ये हमारी तीनों फसलें बहुत अच्छा उत्पादन देती है। जी धन्यवाद। जी तो भूपेंद्र जी आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। धन्यवाद, आपने यहाँ पे प्रश्न किए। तो हम बात कर रहे थे मैडम कि बीज के चयन की बात कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है हमारे किसान भाई ये करते हैं कि जैसे अपने खेत का बीज उन्होंने दूसरे अपने जो मित्र हैं उनको दे दिया और उनका बीज ले लिया। मान लीजिए उस समय यदि कोई रोग फैला हो या रोगग्रस्त फसल, तो इस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या आदान प्रदान कर लेना चाहिए बीजों का एक दूसरे से? जब हम बीज तैयार करते हैं तो उसके कुछ मापदंड होते हैं। अच्छा। तो उसमें ये एक जो आप बता रहे हैं कि आदान प्रदान के लिए, तो जब हमारे खेत में फसल लगी होती है और जब हमारे बीज का बनने का समय होता है उस समय पे निरीक्षण होता है बीज उत्पादन कार्यक्रम जो भी किसान लेता है उसके खेतों पे। तो अगर उसमें कोई रोग आ रहा है तो उन पौधों को निकाल के नष्ट किया जाता है और उस बीज को, उस पौधे को ग्रेडिंग करके अलग कर दिया जाता है। और आपकी जो पूरी फसल है वो एक जैसे रूप में देखने के लिए उसमें किसी भी प्रकार के जो बीज हैं उनमें असमानता नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको किसी दूसरे किसान को दे रहे हैं तो उसकी ग्रेडिंग करते समय उसको पूरी तरीके से जो मॉनिटरिंग की जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो मॉनिटरिंग से गुजरना पड़ता है। बोनी के बाद में जब आपकी फसल 30 दिन की होती है उस समय में फूल आने की अवस्था पर उसमें खरपतवार नियंत्रण आपने किस प्रकार से किया है, उसमें किसी तरह के जो हमारे अन्य पौधे हैं, जो हमारी अन्य वैरायटी के पौधे हैं वो तो नहीं उसमें आ रहे हैं, तो उसका फिर देखरेख की जाती है, उनको निकाल के नष्ट किया जाता है। और उसके बाद में क्या करते हैं हम, एक सी जो हमारी फसल है वो हमें एक हाइट की दिखना चाहिए, फूलों का जो रंग है वो भी अलग नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान दिया जाता है। अगर कोई रोग, बीज जनित रोग उसमें आ गया है तो उसके लिए हमें
हमें बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे बीज का उपचार करके आप उसको बोएं। जो बीज आप चयनित कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं आपको 1-2 पौधों में रोग दिख रहा है, उसको आप उखाड़ के नष्ट कर दीजिए और तत्काल उसके लिए वैज्ञानिकों से पूछ के उस दवाई का स्प्रे कर दीजिए, ताकि वो रोग उसमें आगे ना फैले। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो किन किन विधियों से हम बीज उपचार कर सकते हैं? एक तो हमारा होता है जो हम गर्म पानी के द्वारा हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसके द्वारा हमारे जो बीज के ऊपर जो कुछ जैसे फंगस है या कोई बैक्टीरिया है। मैडम शायद कोई श्रोता हमारे जी फोन। जी जी हाँ हाँ, बोले, कट गया फोन। जी। एक होता है हमारा रासायनिक विधि के द्वारा, एक होता है हमारा जैविक उर्वरक के द्वारा। तो रासायनिक विधि के द्वारा जैसे हम बात करें चने की फसल में, तो इसकी एक विधि होती है FIR विधि। FIR विधि में होता है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। फंजीसाइड यानी फफूंदनाशक दवाई, इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाई और राइजोबियम कल्चर यानी जो हमारे जैव उर्वरक हैं उसकी एक परत होती है। जब हम चने की फसल में बीज उपचार करते हैं तो सबसे पहले हम उस पे एक फफूंदनाशक से उसका बीज उपचार करते हैं, उसके बाद हम एक कीटनाशक से उपचारित करते हैं और उसके बाद हम राइजोबियम कल्चर। मैडम, हम अपनी बात को यहाँ रोकेंगे, कोई श्रोता हमारे लाइन पे। हेलो जी जी जी, हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं नारायण कुंभारे बावई से बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए कुम्हारे जी। मैं बोल रहा था कि अब जो बोनी का समय है, रबी की बोनी का, अभी खेत सूखे नहीं है तो लेट हो जा रही है और हम गेहूं और आलू लगाते हैं, विशेष रूप से आलू की खेती होती है हमारे यहाँ। तो लगभग 30 नवंबर तक आलू लग जाना चाहिए। अब लेट हो जा रही है तो कौन सी किस्म बोए आलू की और गेहूं की कौन सी किस्म बोना चाहिए हमने? ठीक है मैडम। जी जी। जैसे आप आलू की बात करें तो इसमें कुफरी ज्योति, कुफरी लालिमा, ये दोनों किस्में बहुत अच्छी हैं, इसमें रोग नहीं आते हैं। और अगर हम देर से जा रहे हैं, देर से बोनी के लिए जा रहे हैं, तो MP आपका 3336 बहुत एक अच्छी वैरायटी है और इसमें आपके MP 1202 भी बहुत अच्छी एक वैरायटी है जिसका आप चयन कर सकते हैं और पूसा तेजस भी आप ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ बैतूल में ये नई किस्में कैसे आप जो हमारा पवारखेड़ा का जो अनुसंधान केंद्र है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पवारखेड़ा, वहाँ पर भी बीज का उत्पादन होता है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। आप केंद्र पे आके वहाँ का संपर्क नंबर ले लीजिएगा और उनसे संपर्क करके आपको ब्रीडर बीज मिल जाएगा, सर्टिफाइड भी मिल जाएगा। और अगर वहाँ उपलब्धता नहीं हो पाती है तो आप जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की हमारी 2-3 शाखाएं हैं जहाँ पर ये बीज का उत्पादन किया जाता है अलग अलग मात्राओं में। तो जैसे नरसिंहपुर है, बोहानी है, तो ये अलग अलग जगहों पे होता है। आपको कहीं ना कहीं से ये उन्नत प्रजाति का बीज अवश्य मिल जाएगा। वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा हमें वहाँ तक जाना, फिर वहाँ से वो लाना। नहीं, मैंने आपको नंबर का बोला, तो मैं आपको जो नंबर दूंगी उससे आपको संपर्क सूत्र मिल जाएगा और फिर आप उसको बुक भी कर सकते हैं कि आपको इतना बीज चाहिए, आप उसको बुक कर दीजिए तो वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आलू के लिए क्या क्या आवश्यक होगा उसको उत्पादन करने के लिए? आलू का उत्पादन लेना है आपको, अच्छा उत्पादन लेना है जी। अच्छा, तो आलू का अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो सबसे पहले आपकी जो खेत की मिट्टी है जिसमें आप उसका उत्पादन लेना चाहते हैं, तो उसकी मिट्टी परीक्षण की एक रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आलू हमारी ऐसी फसल है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो संतुलित मात्रा में जाना चाहिए। और इसके लिए आप एक जो हमारी हरी खाद वाली जो हमारी फसल है उसका अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि जहाँ पर हम आलू लगाते हैं आलू में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा दी जाती है, लेकिन अगर हम उसको रासायन से देते हैं तो इससे आलू की क्वालिटी हमारी उतनी अच्छी नहीं आ पाती। उसके लिए आप हरी खाद का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप केचुए की खाद या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद का उसमें प्रयोग करें, तो इससे आपका आलू का जो उत्पादन है बहुत अच्छा मिलेगा। जहाँ आलू लगाते हैं वहाँ हमारी जो सफ़ेद वाइट ग्रब जिसको हम बोलते हैं, खोदा इल्ली, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। तो आप केचुए की खाद में मेटाराइजियम कल्चर के द्वारा उसको उपचारित करें। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको डाला जाता है अगर आप आलू की खड़ी फसल की बात करें तो। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट में इसको मिलाते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी आलू की फसल हो गई या ज़मीन के नीचे होने वाली जितनी भी फसलें हैं उन सभी में ये भी बहुत ज़्यादा कीड़ा नुकसान करता है,
तो आपको इसके लिए 1 कुंटल गोबर की जो सड़ी हुई खाद है या केचुए की खाद है, इसमें आप लगभग 1 लीटर मेटाराइजियम कल्चर मिला दीजिए और उस पूरे खेत में जहाँ पर आप आलू लगाने वाले हैं उसको अच्छी तरीके से डालिए, ताकि ये आपकी कीड़े की समस्या आपके उस आलू की फसल में ना आए। और इसमें आप हरी खाद का अवश्य प्रयोग करें। तो ये जो मेटाराइजम कल्चर है जी, इसको जमीन में किस समय पर डालें? हम सारा निकालने के पहले डालें या आलू लगाने के पहले डालें? आप इसको जब आप उसमें खाद डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, जब आप सार निकालते हैं और उसके बाद आप खाद का प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, उस समय में आप गोबर की खाद में मिला के इसको पूरे खेत में छिड़कवा दीजिए। तो आलू तो हम जो है वो ये डिबलर के द्वारा लगाते हैं। तो आप खाद तो उसमें डालते होंगे खेतों में, आप जो खाद है उसकी गोबर की खाद हम जो है सोयाबीन के पहले ही डाल देते, सोयाबीन की बोनी करते उसके पहले ही। नहीं, अगर आप आलू लगा रहे हैं तो आपको जब आप खेत तैयार करते हैं उस समय में जब आप उसकी सार निकालते हैं उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट में ये मेटाराइजियम कल्चर मिला के डालना पड़ेगा। क्योंकि वो आलू लगाने के पहले अगर गोबर की खाद हम डालते हैं जी, तो उससे अनुभव किया हमने कि पौधे मरने लगते हैं, यानी उधरने लगते हैं, गर्मी ज्यादा हो जाती है इस वजह से। आपने जो गोबर की खाद का प्रयोग किया है वो पूरी तरीके से सड़ी नहीं है। आपको यदि पूरी तरीके से गोबर की खाद को सड़ाना है उसके लिए आप बायोडाइजेस्टर का उपयोग करें। तो ये जो बायोडाइजेस्टर होता है, आपके जो गोबर के खाद का आपका जहाँ ढेर है उस ढेर पर आप लगभग 1 लीटर बायोडाइजेस्टर का स्प्रे कर दीजिए। 30 से 35 दिन के अंदर वो पूरी जो गोबर है उसको, जैसे आपका ताज़ा गोबर भी उसमें मिक्स होगा तो वो पूरी तरीके से उसको कंपोस्ट खाद में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद आप उसका प्रयोग अपने खेतों में करेंगे तो आपके पौधों में उस प्रकार की कोई भी समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो नारायण जी, आप बिल्कुल समझ गए होंगे सारी बातों को। निसंदेह आप सारी उपाय जो हमारी विशेषज्ञ ने बताई हैं तो आप उनका ज़रूर पालन करेंगे। निश्चित ही आपको जो आलू का उत्पादन है वो भरपूर मिलेगा। मैडम, इसके पहले हम बात कर रहे थे कि बीज उपचार जो है जी, वो दोनों विधि का मैं बता रही जी थी जी जी जी। एक होती है रासायनिक विधि जिसको हम FIR विधि कहते हैं, जिसमें हम फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम कल्चर का उपयोग करते हैं। और चने की फसल में ये पाया गया है कि यदि आप सूक्ष्म पोषक तत्वों से भी बीज का उपचार करते हैं तो इससे भी दाने में चमक, दाने का वजन बढ़ता है। जैसे हमारे मॉलिब्डेनम और बोरॉन, ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिससे हम अगर बीज का उपचार करते हैं चने का तो इससे चने की गुणवत्ता बढ़ती है, बीज के दाना जो है वो भी अच्छा आपका बनता है, दाने में चमक बहुत अच्छी आती है। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि पहले हम चने की का जो बीज है उसका एक फफूंदनाशक दवाई से हम इसका बीज का उपचार करें। उसके बाद उसको छाये में सुखा दें, फिर आधे से 1 घंटे के बाद में हम उसको कीटनाशक से उपचारित करें। बीजों का जो उपचार हम कर रहे हैं उसका भी उसका एक क्रम है जो मैंने आपको बोला। FIR विधि जो है ये FIR विधि बीज के उपचार के लिए बहुत आवश्यक होती है। कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई किसी एक तत्व को छोड़ देते हैं जो कि उनकी आने वाली फसल में बहुत ज्यादा फिर उसको पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। और जब आप आखिरी में जैसे ही आपने फफूंदनाशक और कीटनाशक से उपचारित कर लिया, जब आप बोनी करने जाने वाले हैं तो उसके लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले आप उसको राइजोबियम कल्चर से उसका टीकाकरण करिए। यानी आखिरी जो हमें कल्चर का उपयोग करना है वो राइजोबियम कल्चर। और आप अगर इसको गुणवत्ता को और बढ़ाना चाहते हैं तो बोरॉन और मॉलिब्डेनम, इन दोनों सूक्ष्म पोषक तत्वों का चने की फसल पे बहुत अच्छा असर आता है। इनका आप उपयोग करेंगे तो ये आपको निश्चित रूप में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मैडम, कई बार ये होता है जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनको ये लगता है कि यदि हमने मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति ज़मीन में कर दी, अपने खेत में कर दिए तो हमें भरपूर उत्पादन मिलेगा। और कहीं ना कहीं वो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको नगण्य मान लेते हैं। जैसा आपने बताया कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी बहुत असर है, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो क्या भूमिका है सूक्ष्म पोषक तत्वों की? सबसे ज़्यादा, जैसे मैं शुरू से आपको बताऊं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो तीनों तत्व हैं ये हमारे वातावरण से हमारे पौधे ले लेते हैं।
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये तीनों तत्वों को भी हमारे पौधे वातावरण से लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उसमें उर्वरक भी डालना पड़ता है, जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये जो हम अलग अलग तरह की खाद का उपयोग करते हैं उनको डालना पड़ता है। लेकिन जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कि काफी कम मात्रा में लगते हैं, ये फूल की गुणवत्ता को इफेक्ट करते हैं। जो हमारा फूल बनता है, हमारा जो फल बनता है, यदि उसमें किसी प्रकार का कोई संक्रमण दिखाई दे रहा है, फूल बनते हैं, झड़ने लगते हैं। हाँ, तो ये जो फूल बनने के बाद में झड़ते हैं, या हमारे फल जो बनते, जैसे टमाटर के केस में देखें हम कि टमाटर के फल जो है उनमें क्रैक आने लगते हैं, जो हमारे सभी किसान भाइयों ने देखा, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण आते हैं। तो ये बात हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से समझ लें कि जितनी भूमिका मुख्य पोषक तत्वों की उतनी है, उतनी ही सूक्ष्म ये पोषक कम तत्व। मात्रा में लगते हैं, लेकिन ये हमारी फसल के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि हमारे मेन जो पोषक तत्व हैं वो। मैडम, हम बात कर रहे हैं रबी फसलों की तैयारी की, बीज उपचार की, तो गेहूं, चना का जो है वो फसल और जो दलहनी फसल है उनके उपचार के तरीके अलग अलग हैं, या तैयारी में भी कुछ हेर फेर हमको करना पड़ता है? जैसे हम गेहूं की फसल की बात करें तो इसमें हमें फफूंदनाशक दवाई से ही उपचारित करना पड़ता है, लेकिन अगर हम दलहनी फसल की बात करें, जैसे चना है, मटर है, तो इन फसलों के लिए हमें जो मैंने आपको विधि बताई FIR विधि, इस विधि का हमें पालन करना पड़ता है। इससे हमारे जो जैसे चना है, चने के ऊपर एक कोटिंग बन जाती है कि चने की बोनी करने के बाद में आपका जो चना है उसमें किसी भी प्रकार का मिट्टी से होने वाले जो संक्रमण है वो भी नहीं आएंगे, और वातावरण से भी किसी प्रकार का संक्रमण उसमें नहीं आता है। और हम जैसे रबी का भरपूर उत्पादन लेना चाहते हैं, तो और क्या क्या तैयारी हमको बहुत करना ज़रूरी है, और कैसे हम उत्पादन, कई बार ये होता है कि किसान कहता है मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी किया भाई, मैंने समय पे खाद दिया, बीज दिया, फिर भी मुझे भरपूर उत्पादन नहीं मिला, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक मैं आपको पूरी सिस्टमैटिक विधि बता देती हूँ। सबसे पहले आप फसल का जो चयन है वो अच्छे से करें। किसी भी अनाज वाली फसल के बाद में दाल या तेल वाली फसल का आप चयन करें, उससे आपका कम से कम 80% ज्यादा आपको उत्पादन मिल जाएगा। फसल चक्र की बात, फसल चक्र आप अपनाएं। दूसरी चीज है, आपकी जो मिट्टी की जो टेस्टिंग की रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के आधार पे उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। यानी हमें ये नहीं देखना कि हमारे साथ वाले कितना ज्यादा पोषक तत्व उसमें डाल रहे हैं, हमें अपने खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से उसकी जो हमारे मापदंड आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, यानी 13 तत्वों की जांच की जमीन रिपोर्ट, में कितनी हाँ, जिसकी कमी है उसी की हमें पूर्ति करना है। इसका हम ध्यान रखें। विधि को भी बहुत ध्यान रखें। जैसे हम गेहूं की बात करें तो हमारे किसान भाई जो डबल बोनी करते, क्रॉस बोनी जो कहते हैं, उसको करते हैं, उसके कारण उनके जो खेत है उसमें हमारे जो पौधे बनते हैं वो काफी कमजोर हो जाते हैं। हमें सिंगल बोनी करना चाहिए। आप सीड्रिल से बोनी करते हैं तो आप क्रॉस बोनी बिल्कुल ना करें। अगर आप चने की बोनी कर रहे हैं तो आप रेज्ड बेड पद्धति पे चने की बोनी करें, जिसको हम एक तो रेज्ड बेड पद्धति बोलते हैं, एक ब्रॉड बेड पद्धति बोलते हैं। उस पे आप चने की बोनी करें, उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगर आप चने को हैंड डिबलिंग से करते हैं, यानी आप पहले मेड़ बना लें और मेड़ बनाने के बाद में हाथ से आप उसका दाना लगवाएं। इसमें आपको बहुत कम दाना लगेगा, यानी आपको चने में सिर्फ 8 किलो प्रति एकड़ बीज लगेगा। जहां आपको बहुत ज्यादा बीज लग रहा है, आपका बीज भी कम हो जाएगा। मजदूरों के द्वारा जब आप बीज उपचार करके बीज लगवाएंगे, एक निश्चित दूरी पर बीज लगेगा। पौधों की जो प्लांट पॉपुलेशन, जो हम पौधों की संख्या बोलते हैं, वो भी निश्चित रहेगी, जिससे कीड़े और बीमारियां नहीं आती। जितना ज्यादा हम घने पौधे रखते हैं उतने ही कीड़े और बीमारियां आते हैं। हर पौधे को अच्छी बढ़वार के लिए उसको पर्याप्त जगह मिलना बहुत जरूरी है। पौधों में आपस में 4 चीजों के लिए आपस में एक दूसरे से कंपटीशन होता है। जैसे पौधे एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं सूरज के प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के लिए, जगह के लिए और पानी के लिए। यदि ये चारों चीजें पर्याप्त हम उनको दे देते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे जैसे किसान भाई हैं, जो विधि है, विधि का ध्यान रखें। आप गेहूं की बोनी
के लिए जीरो टिलेज सीड ड्रिल का उपयोग कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे कृषि यंत्रों में हैप्पी सीडर और सुपर सीडर भी उपलब्ध हो चुके हैं कई जगहों पर। कस्टम हायरिंग सेंटर में आप उसके द्वारा बोनी करें, उससे आपको अच्छा उसमें उत्पादन भी मिलेगा। और जो हमारी फसल के अवशेष हैं उन अवशेषों को अगर हम जलाने की जगह पर उन्हीं फसल अवशेषों को खेतों में रहने देंगे तो ये आपके खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाएगा। तो पोषक तत्वों का प्रबंधन आप मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। और जो खरपतवार नाशक दवाई हमारे किसान भाई 2 या 3 बार बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, तो आप खरपतवार नाशक दवाई को डालने का जो समय होता है बोने से 3 दिन के अंदर और 15 से 20 दिन के अंदर होता है। यदि आप इस समय से निकल गया है, ये समय निकल गया है, उसके बाद में अगर आप किसी भी दवाई का उपयोग करते हैं ये आपकी फसल की गुणवत्ता को खराब करता है। और जब आप दवाइयों की मात्रा को बढ़ा के डालते हैं तो वो भी आपकी फसल को नुकसान करता है। तो खरपतवार प्रबंधन का भी एक निश्चित समय है। किसी भी प्रकार के यदि कीट उसमें दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप 3-4 चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप चने में, गेहूं में जो हमारे यहाँ पे लाइट ट्रैप आते हैं, सोलार लाइट ट्रैप, आप उनको लगाइए। उससे हमारे खेतों की निगरानी होती है। कोई विशेष कीड़ा अगर आपके खेतों में आ रहा है, जैसे चने में आपका ग्राम पॉट बोरर आता है, चने की इल्ली आती है, उसके लिए फेरोमेन भी आते हैं। फेरोमेन ट्रैप आप अपने खेतों में लगाएं, उसके द्वारा भी हम इनका नियंत्रण कर सकते हैं। जी बहुत अच्छी बात आपने कहा मैडम। लेकिन कई बार हमारे जो किसान भाई हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने जैविक नियंत्रण किया, उसके बाद उनको लगता है कि शायद इससे नहीं हो पा रहे हैं, चाहे खरपतवार का नियंत्रण हो या कीट व्याधि का हो, रोग व्याधि का हो, तो वो तुरंत रासायनिक का उपचार करने लगते हैं। तो ये उचित है क्या कि आपने जैविक का किए, रासायनिक का फिर करने लगे? जैविक के ऊपर आपको पहले भरोसा करना पड़ेगा। जैविक जो दवाइयाँ होती हैं उनकी कार्य करने की जो गति होती है रासायनिक दवाइयों से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उनका जो असर होता है वो रासायनिक दवाइयों से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम किसी कीटनाशक की बात करें, किसी भी कीटनाशक का असर 15 से 20 दिन होता है, लेकिन अगर हम वहीं पर जैविक दवाई का उपयोग करते हैं, जैविक कीटनाशक का उपयोग करते हैं, समय से उपयोग करते हैं, तो उसका असर लगभग आपका 1.5 से 2 महीने तक फसलों पर रहता है। बेहतर है कि हम जैविक प्रबंधन ही करें। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, कई बार अनुकूल बनती हैं, कई बार विषम परिस्थितियाँ बन जाती हैं। अब उसमें हमारा जो किसान भाई है वो घबराने लगता है, तो उस समय कैसे हम धैर्य रखें? रबी की फसलों की बात हम कर रहे हैं, तो यदि मान लीजिए अभी तो ठंड बहुत अच्छी पड़ रही है जो रबी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आगे प्रकृति पे हमारा आपका किसी का बस नहीं है, मान लीजिए पानी आ जाता है या ऐसी कुछ परिस्थितियाँ विपरीत बन जाती हैं, तब हमारा किसान भाई कैसे धैर्य रख करके अपने कार्य को आगे बढ़ाए? जी, सबसे पहले जैसे अभी उनके पास में फसल को चयन करने का समय है, आप किसी भी एक फसल में अपने पूरे खेत को मत लगाइए। जी, तो इसमें जैसे हम अलग अलग तरह की फसलों को थोड़ा थोड़ा सा स्थान अपने खेतों में दें। आपके पास अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो 10 एकड़ में 2 एकड़ में आप गेहूँ लगाएं, 2 एकड़ में चना लगाएं, 2 एकड़ में आप अलसी लगाएं, और ऐसी फसलों का चयन ज़्यादा करें जिसमें रोग, कीड़े, बीमारियां कम आती हैं, जिनकी अवधि कम हो, और आप उस फसल के बाद में दूसरी फसल लेने के लिए आप तत्पर रहें। और हमारे जो किसान भाई हैं अगर वो सिर्फ और सिर्फ फसल उत्पादन के ऊपर है तो उनको अपने साइड में 2-3 कार्य और करना चाहिए। पूरक व्यवसाय अपने जी, जो IFS का सिस्टम है उसका पालन करना चाहिए। मिश्रित खेती करना चाहिए, यानी आप अलग अलग तरह की फसलों को खेत में लगाएं। साथ ही साथ जो फल उत्पादन है, सब्जी उत्पादन है, ये भी थोड़ा थोड़ा उनको करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर उनके पास खेती है तो उनके पास में जानवरों के लिए चारा भी, तो उनको चारे वाली जो हमारी फसलें हैं जिनमें कुछ लागत भी नहीं लगती, आपको एक बार लगाना ही पड़ता है। जैसे हमारी नेपियर घास है, हाइब्रिड नेपियर एक बहुत अच्छी घास है चारे वाली, उसका आप उत्पादन ले सकते हैं, उसको आप लगाएं, और उसके साथ पशुपालन अवश्य करना चाहिए। तो धन्यवाद मैडम, हमारा समय जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, और निश्चित ही आज आपने जो भी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों ने, हमारे श्रोताओं ने सुने होंगे हमारा कार्यक्रम, और यदि उसे अपनाते हैं तो रबी फसलों में उनको भरपूर उत्पादन मिलेगा। आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहा है तेरे बीजू का।
तो चलो बोल ले। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? अरे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।